हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से समझेंगे। क्रमशः का मतलब हुआ पहले नंबर पर ये है तो डी, और बी सी ई और सी ए तो एफ। तो ये मिड पॉइंट हम क्रम से ही समझेंगे, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट डी समझा जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट ई समझा जाएगा और सी ए का मिड पॉइंट एफ समझा जाएगा। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमें डी ई एफ मध्य बिंदु प्राप्त हुए। अब अगर इन बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा डी ई एफ, जिसे हम क्या कह सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। डी ई एफ और ए बी सी ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अर्थात इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि डी ई और एफ क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी बी सी और ए सी या सी ए के मध्य बिंदु हैं। ये चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी ट्राइंगल में अन्य दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसकी सामने वाली भुजा की आधी होती है और उसके समांतर भी होती है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से पढ़ रखा है, तो यहां पर हम उसी का यूज करेंगे। अब चूंकि ये चीज है, यानी डी ई और एफ क्रमशः ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये हमारी जो डी एफ बनेगी, डी एफ, तो क्या लिखेंगे हम डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये बी सी की हाफ होगी, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा ज्ञात है। तो इसे हम लिख सकते हैं बी सी अपान 2। क्यों लिखा हमने, इसमें रीजन में क्या देंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसे आप शॉर्टकट में एम पी टी भी लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम के द्वारा ये चीज हमने फाइंड करी। अब जब ऐसा हुआ तो हम इसमें अगर इस बी सी को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, डी एफ अपान, चूंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा बी सी इक्वल टू, अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 1 और 2, तो ये रेशियो क्या आया, डी एफ अपान बी सी इक्वल टू 1/2। ये हमारा एक रेशियो प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार आप देख सकते हो, इसी प्रकार क्या होगा, जैसे हमने डी एफ इक्वल टू
तो डी एफ, क्योंकि हम जानते हैं डी ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए जो डी एफ थी हमारी वो बी सी की हाफ हो गई बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो बी सी के मामले में बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और ए डी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो ये हमारी कौन रेखा बनी, डी ई। तो यहां पर लिखेंगे हम डी ई इक्वल टू, अब डी ई हमारी किसके बराबर होगी, डी ई हमारी बराबर होगी हाफ ऑफ ए सी के। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं आप ए सी अपॉन 2। रीजन में यहां भी एम पी टी लिख देंगे, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हमने ये काम किया। अब इसमें ए सी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू, यहां पर 1 रह गया, ए टू, रेशियो आया आपका 1/2। तो एक इंफॉर्मेशन हमको ये मिल गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस भुजा को हमने लिख लिया, इस भुजा को हमने लिख लिया, अब बची है हमारी ई एफ। तो यहां पर इसको हम लिख लेते हैं ई एफ। ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारी ई एफ ये भी मिड पॉइंट पर ही है, बिंदु एफ और ई। तो ई एफ हमारी किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगी। इसे आप लिख सकते हो ए बी अपान 2, इसके बराबर होगी। अब क्या करेंगे, ये भी उसी रीजन से एम पी टी यानी मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा ये काम हमने किया। तो ई एफ अपान, अब ए बी को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए बी इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या फाइंड किया, डी एफ अपान बी सी, यानी डी एफ और बी सी का रेशियो 1/2 आया, डी ई और ए सी का रेशियो 1/2 आया, और ई एफ अपान ए बी का रेशियो भी 1/2 आया। तो इस प्रकार से हमने फाइनली क्या फाइंड किया, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। आप देख सकते हो, इसलिए डी एफ अपान बी सी इक्वल टू डी ई अपान ए सी इक्वल टू ई एफ अपान ए बी। ये सारे रेशियो आपस में बराबर हैं और बराबर किसके हैं, 1/2 के बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी को यहाँ पर लिख रहे होंगे तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना होगा कि जिस रूप में हम सिमिलैरिटी को लिखें तो वहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, डी ई, जो कि हमारी यहाँ पर उस तरीके से नहीं आ रही है। ए बी की करस्पॉन्डिंग आपकी कौन सी आ रही है, ई एफ आ रही है, यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सी आ रही है, डी ई आ रही। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखते समय विशेष रूप से ध्यान देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारी सही से आए, क्योंकि ये लिखने का तरीका ही यही होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को उसी रेशियो में लिखा जाए। तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को लिखने का सही तरीका क्या होगा, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि ट्राइंगल एफ ई डी, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एफ ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। अब देखते हैं क्या हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स सही से आ रही है। तो एफ ई की करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, ए बी या बी ए। तो एफ ई कहां पर है, एफ ई, या इसे ही ई एफ जो लिखा हुआ है, तो ई एफ की करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी ए बी आ रही है, इसका मतलब हमारा ये सही लिखा हुआ। ई डी की करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, यानी डी ई, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, ए सी, तो ई डी की करस्पॉन्डिंग ए सी। ओके,
तो एफ डी की करस्पॉन्डिंग यानी डी एफ की करस्पॉन्डिंग बी सी। तो इसका मतलब हमने इसको सही मैनर में लिखा है। आपको यहाँ पर लिखते समय इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो इसलिए ट्राइंगल एफ ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। तो सिमिलरिटी लिखते समय इस चीज का ध्यान देना है, बाकी एरिया लिखते समय आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये एफ ई डी और बी ए सी ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम बाई थ्योरम जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ, अब यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख लेंगे जैसे इसमें लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स आप इसमें से कोई भी ले लीजिए क्योंकि सभी का रेशियो बराबर है। तो हम मान लेते हैं ये डी एफ और बी सी ले लेते हैं। डी एफ अपॉन बी सी इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम थ्योरम के द्वारा जानते हैं। तो यहां पर फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू डी एफ। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, डी एफ और बी सी का रेशियो क्या है, 1/2 है, तो इसको हम 1/2 यहाँ पर प्लेस कर देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया कि एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 आएगा। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।